गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आता है तो फिर उसको कैसे अप्रोच करना है। तो आज हम देखेंगे कि अगर कोई बच्चा या फिर कोई अडल्ट भी हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आता है तो उसे डायग्नोस कैसे करें, उसके क्या इन्वेस्टिगेशन प्लान करें और कैसे हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट करने के पहले ही कुछ डायग्नोसिस बना सकते हैं या फिर एटलीस्ट प्रॉब्लम कहाँ पे है उसे लोकलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब क्या। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मीन्स जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फॉर एग्जांपल हम सोते भी रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन किसी पेशेंट को एफर्ट लगाना पड़ रहा है कि सांस लेने के लिए उसके जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, जैसे इंटरकोस्टल मसल्स है, एलानेजा है, नाक फूल रही है, राइट, जो सांस की गति है जो जितनी होनी चाहिए उसके एज के हिसाब से उससे ज़्यादा है और सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, वो फील कर पा रहा है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसके रेस्पिरेटरी का रेट जैसे हमने डिवाइड किया है कि लेस देन 2 मंथ्स अगर है तो हम 60 तक के उसको नॉर्मल, 60 रेस्पिरेटरी रेट अगर है तो हम उसको नॉर्मल पकड़ते हैं। अगर मोर देन 60 है तो उसको हम टैकिपनिया बोलेंगे। 2 महीने से लेके 1 साल तक के अगर इट इज़ मोर देन 50 देन हम उसको करेंगे कि उसको टैकिपनिया है। और अगर 1 साल से 6 साल के बीच में अगर इट इज़ मोर देन 40 देन हम उसको कहते हैं कि ये इसको टैकिपनिया है। ऐसे ही जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा, अडल्ट तक पहुंचेगा, वैसे वैसे उसका टैकिपनिया का जो डेफिनेशन है वो कम कम होते जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट कम कम होते जाएगा। तो अगर बच्चे को रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, उसको टैकिपनिया है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो फील कर पा रहा है मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है करके, उसकी नाक फूल रही है, एलानेजा है, यहाँ पे खड्डे पड़ रहे हैं जिसको सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शंस बोलते हैं, स्टर्नम में रिट्रैक्शंस है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस है, सबकोस्टल रिट्रैक्शंस है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जस्ट बॉर्डर लाइन पे मेंटेन कर रहा है, तो हम उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बोलेंगे। जब बच्चा साइनोज हो जाता है या फिर उसका हार्ट रेट कम होने लगता है या फिर उसको ब्रेडिकार्डिया होने लगता है तो हम बोलेंगे कि बच्चा रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है। ऐसे बच्चों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के पेशेंट को डायग्नोस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उसको रेस्पिरेटरी फेलियर में ना जाने दें। अगर बच्चा बहुत देर से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है तो फाइनली वो फटीग होकर रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा। तो अगेन ये डायग्राम जस्ट एक हमको समझने के लिए बनाई है। नोज, देन नेजोफेरिंग्स से लेके पोस्टीरियर फेरिंग्स से बाद में ट्रकिया, ये हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है। इसमें ओरल पैसेज भी कंट्रीब्यूट करता है। अगर नाक कभी ब्लॉक है तो मुंह से सांस लेते हैं और ये सब जाके डिवाइड होता है, फिर यहाँ से एपिग्लॉटिस होता है। ये एपिग्लॉटिस का काम है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस ट्रकिया को बंद कर देता है ताकि खाना ट्रकिया के अंदर ना चला जाए। तो नोज से लेके ये अपना ट्रकिया तक ये पूरा अपर एयरवे है, राइट। और ये जो बाद में ये ट्रकिया राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होगा, फिर और उसके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते होते ये जो ब्रोंक्यूल्स है इसको हम स्मॉलर एयरवे बोलते हैं। और जब ये टर्मिनल ब्रोंकस और अल्वियोलाई में डिवाइड होता है तो हम इसको पैरेन्कामा कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कारण कहीं पर भी रह सकता है। ये अपर एयरवे में रह सकता है, ये स्मॉलर एयरवे में रह सकता है, ये लंग पैरेन्कामा में रह सकता है। ये जो मसल्स है, जैसे ये चेस्ट केज बनाया मैंने, इसमें इंटरकोस्टल मसल्स रहेंगे, रिब्स रहेंगे, डायफ्राम है, इनके कारण रह सकता है, मस्कुलर वीकनेस के कारण, या फिर एक जो अपना रेस्पिरेटरी सेंटर रहता है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, उसकी एबनॉर्मेलिटी के कारण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है। तो अपर एयरवे में क्या क्या पॉसिबल रह सकता है। इवन बहुत ज़्यादा अगर नोज ब्लॉक है और बहुत छोटा बच्चा है तो भी वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कारण बनता है। अगर 1 महीने का बच्चा है, क्योंकि उनको मुंह से सांस लेना नहीं समझता है तो उनको थोड़ा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। अगर नोज क्लियर कर दो तो डिसअपियर हो जाता है। फिर बहुत ज़्यादा बड़े हुए एडिनॉइड्स, जो एडिनॉइड्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कारण बनते हैं। टॉन्सिल्स, बहुत बड़े टॉन्सिल्स अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। एपिग्लॉटिस, अगर बहुत ज़्यादा एपिग्लॉटाइटिस हो जाए और वो सूज जाए तो यहाँ पे अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है।
ये फेरिंग्स के पीछे में बहुत बार अपसेस हो जाता है, जिसके कारण फेरेंजियल वॉल आगे आ जाती है, उस पर सूजन आ जाती है और वो एक अपर एयरवे का डिस्ट्रेस का कारण बनता है। इसके अलावा लैरिंजाइटिस, ट्रकियाइटिस, ये सारी चीज़ें अपर एयरवे के जैसे ही प्रेजेंट करेंगी। तो अपर एयरवे का पेशेंट स्ट्राइडर के साथ आएगा, उसकी नेक वो एक्सटेंड करके रखेगा ताकि ये पैसेज खुल सके। तो जो भी बच्चा स्ट्राइडर लेके आ रहा है, नेक एक्सटेंड करके आ रहा है और जिसका डिस्ट्रेस थोड़ा सा लैटरल पोजीशन में कम हो रहा है, सुपाइन रखो तो बढ़ रहा है, तो ये सब बच्चों में अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा है। ऐसे में अगर हम एक्सरे लैटरल नेक एडवाइस करें तो हम एडिनॉइड्स, देन रेट्रोफेरेंजियल अपसेस और कुछ हद तक एपिग्लोटाइटिस डायग्नोज कर सकते हैं। तो जब भी पेशेंट कभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन के साइन लेके आता है तो हमको ये इन्वेस्टिगेशन सोचनी है। कुछ केसेस में जैसे फॉरेन बॉडी सस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप कोई सिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्लॉटिस के लेवल पे, या फिर ग्लॉटिस का कोई डिसीज़ है जैसे कि पाल्सी है, वोकल कॉर्ड पाल्सी है, जिसके कारण बच्चे को अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऐसे इसमें आपको फिर ब्रोंकोस्कोपी प्लान करनी होती है। उसके बाद जो स्मॉलर एयरवे है, स्मॉलर एयरवे में ब्रोंक्यूल्स आते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स में दो मेन डिसीज़ है जो डिस्ट्रेस कॉज करते हैं। एक है ब्रोंकियल अस्थमा, जिसमें ब्रोंक्यूल्स का साइज छोटा हो जाता है। तो जब भी इसमें हवा आती है ना, जब इंस्पिरेशन के साथ में एयर आती है और जब एक्सपिरेशन के टाइम पे ये कंस्ट्रिक्शन और थोड़ा बढ़ जाता है, तो जिसके कारण जो एल्वियोला है उनको एम्प्टी होने के लिए टाइम लगता है। तो एयर पुश करने के लिए, एक्सेल करने के लिए ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है, तो एक्सपिरेशन में पेशेंट को दिक्कत होती है। तो ब्रोंकियल अस्थमा एंड ब्रोंक्यूलाइटिस में भी हमको ऐसा दिखेगा कि जो लंग्स में एयर आ चुकी है उसको एम्प्टी करने में पेशेंट को तकलीफ हो रहा है। तो इसमें जब हम एक्सरे करते हैं तो हमें दिखेगा कि एयर ट्रैप हुई है, मतलब आप देखोगे कि लंग्स के साइज बड़े हो गए हैं, उसका डायफ्राम फ्लैट हो गया है और यहाँ पे भी जो अपर एयरवे के जो लंग्स है वो थोड़े से ऐसे ऊपर आ गए हैं, है ना, डोम के टाइप के ऊपर में आ जाते हैं और ये डायफ्राम जो कर्व होना चाहिए वो फ्लैट हो जाता है। इवन बहुत सीवियर केस में जो हार्ट की जो स्टिल आउट है, हार्ट का जो शैडो है वो भी छोटा हो जाता है क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा लंग्स में ट्रैप हो गई है। तो इसमें हम एक्सरे पे डायग्नोस कर सकते हैं, साथ ही इसमें वीज आएगा। राइट, क्या है हम एक एक करके समझेंगे। जब ये लंग पैरेन्काइमा अफेक्ट होता है तो लंग पैरेन्काइमा में हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन बच्चा ले रहा है वो ब्लड तक पहुंच नहीं पाता। ऐसा निमोनिया में होगा, ऐसा पल्मोनरी एडिमा में होगा, ARDS में होगा। जो कार्डियक अस्थमा हम बोलते, कार्डियक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो होता है कार्डियक डिसीज के कारण, उसमें भी पल्मोनरी एडिमा होता है और उसके कारण लंग पैरेन्काइमा अफेक्ट होता है और हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिलता है। तो इन सारी चीज़ों में हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लंग पैरेन्काइमा में हो सकता है। अब लंग पैरेन्काइमा जब भी अफेक्ट होगा तो बच्चे को रिट्रैक्शंस आएंगे, राइट, उसको इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन आएंगे, सबकोस्टल रिट्रैक्शंस आएंगे। और ऐसे में जब हम एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में हमको या तो वाइट आउट मिलेगा या फिर हमें एक्सरे में कोई पैच मिल सकता है, कंसोलिडेशन जिसको हम बोलते हैं, या फिर प्लूरल इफ्यूजन के जैसा कुछ मिल सकता है, सिंडेमोनिक इफ्यूजन जो बोलते हैं। जैसा मैंने समझा है कि नॉन रेस्पिरेटरी कॉजेस के कारण भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के मसल वीकनेस है, समझो GBS का पेशेंट है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जो हाइपोकैलेमिया का है जिसके कारण मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं कर पा रहे, या फिर कोई पाल्सी का पेशेंट है, कहीं पे ट्रांसवर्स माइलाइटिस या फिर किसी और कारण से स्पाइनल इंजुरीज के कारण इन जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, डायफ्राम है, इनको जो नर्व सप्लाई था वो डैमेज हो गया। तो ऐसे स्थिति में भी बच्चे को डिस्ट्रेस होगा, लेकिन उसका कॉज नॉन रेस्पिरेटरी है, उसमें लंग्स अच्छे हैं लेकिन ये चीज़ों को नर्व सप्लाई हैम्पर होने के कारण बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। वैसे ही अगर रेज ICD मेनिंजाइटिस का बच्चा है या फिर हेड इंजुरी का बच्चा है और साथ अंदर में ब्लीडिंग हो गया है, तो वो भी रेस्पिरेटरी सेंटर पे प्रेशर डाल के जो रेस्पिरेटरी सेंटर का कंट्रोल है रेस्पिरेशन पे लॉस करके
उसमें बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। अब इसमें कैच क्या है कि हो सकता है उसको डिस्ट्रेस के साइन ना हो, उसको ब्रीदिंग लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन वो हमको क्लिनिकली दिखेंगे नहीं, क्योंकि सांस लेने के लिए जो मसल्स इनर्वेट होने चाहिए वो होंगे नहीं। तो हो सकता है कि बच्चे का सैचुरेशन ड्रॉप होने लगे, लेकिन बच्चा डिस्ट्रेस के जो साइंस बोल रहे हैं हम, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, सांसों की गति तेज हो जाना, ऐसे स्थिति में वो नहीं दिखती है। ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि बच्चा देखने में ऐसा लगता है कि इसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, लेकिन सैचुरेशन कम होने लगता है। तो जब हम देखेंगे तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा एबीजी में, और ऐसे बच्चों को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। हमको बाकी साइंस देखने के, बच्चा ड्राउजी तो नहीं हो रहा, कहीं उसका सैचुरेशन ड्रॉप तो नहीं हो रहा, कहीं CO2 के लेवल बढ़ तो नहीं रहे हैं। तो ऐसे इसमें हमको ज़्यादा मॉनिटरिंग लगता है, लेकिन ये भी एक कॉज है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आता है और बाद में रेस्पिरेटरी फेलियर में भी जाता है। इसको थोड़ा सा क्लिनिकल नॉलेज होना और इसको पहले से ही सस्पिशन रखना कि ये GBS का बच्चा है, रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, ये हेड इंजरी का बच्चा है, रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, हमको पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा और हमको उस हिसाब से मॉनिटर करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कार्डियक फेलियर भी एक नॉन रेस्पिरेटरी कॉज है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। जब हार्ट फेलियर कार्डियक फेलियर होता है तो बैक प्रेशर के कारण बहुत ज़्यादा पल्मोनरी इडीमा बन जाता है, और ये पल्मोनरी इडीमा लंग पैरेन्काइमा को फिल कर देता है, जिसके कारण से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। अगेन ये प्रेजेंट करेगा पैरेन्काइमल डिसीज के जैसा, उसमें ग्रंटिंग आएगा, रिट्रैक्शंस आएंगे और टैकिपनिया भी होगा। इसके अलावा और एक नॉन रेस्पिरेटरी कॉज है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा कि बच्चे की सांस की गति बहुत तेज हो जाएगी, और जब आप उसको ऑस्कल्टेट करोगे तो रेस्पिरेटरी फाइंडिंग कुछ भी नहीं मिलेगी। तो फिर ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होता है? ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि जो शरीर में एसिड आता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो जो बाइकार्बोनेट है शरीर में उसमें कंबाइन हो जाता है, और उसके साथ में वो जनरेट करता है H2O + CO2। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर फिर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है, और इसके कारण जब भी आप देखोगे तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का बच्चा थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करता है और फास्ट ब्रीदिंग करता है, ताकि जो भी शरीर में एसिड के कारण CO2 जनरेट हो रहा है उसको शरीर से बाहर फेंक सके। तो इस प्रकार से रेस्पिरेटरी डिसीज में हम देखेंगे कि अपर एयरवे, स्मॉलर एयरवे, लंग पैरेन्काइमा अफेक्ट होता है। नॉन रेस्पिरेटरी कॉजेज में हम देखेंगे कि मस्कुलर जो डिसीज है वो, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसीज, कार्डियक डिसीज और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। और एक कारण है सीवियर एनीमिया। अगर सीवियर एनीमिया में क्योंकि जो टिश्यूज है उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, इस वजह से भी बॉडी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब हम देखते हैं कि कैसे इस तक पिन पॉइंट किया जाए कि एग्जैक्टली कहाँ पे डिसीज है, सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे। बिफोर एक्सरे करने के पहले हम हमारा डायग्नोसिस बना सकते हैं क्या? तो सबसे पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि साउंड्स, जो रेस्पिरेटरी साउंड्स हैं जो विदाउट स्टेथोस्कोप हमें सुनाई दे रहे हैं, वो हमें क्लू दे सकते हैं क्या? हाँ, अगर बच्चे को स्ट्राइडर है। अब स्ट्राइडर क्या? स्ट्राइडर मतलब एक हाई पिच इंस्पिरेटरी साउंड है, जब इंस्पिरेशन के टाइम पे आता है, इस काइंड ऑफ, है ना। तो ये रेस्पिरेटरी साउंड इंस्पिरेशन के वक्त आता है, और जो अपर एयरवे हमने डिस्कस किया, एडिनॉइड्स के कारण, लार्ज टॉन्सिल्स के कारण, रेट्रोफेरेंजियल अब्सेस के कारण, एपिग्लोटिस के कारण, लैरिंजाइटिस, ट्रकाइटिस के कारण, इन सब अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, या फिर ग्लोटिस में ही कहीं पे कोई सिस्ट है या ग्लोटिक पैरालिसिस है ना, तो इन सब के कारण जो इंस्पिरेशन के वक्त हाई पिच साउंड आता है वो इंडिकेट करता है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसे कंडीशन में बच्चा नेक एक्सटेंड करके सोएगा, है ना, और अगर वो सुपाइन पोजीशन में है तो स्ट्राइडर बढ़ जाएगा, उसको हम लैटरल कर दे, नेक थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे, तो बच्चे का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत बार पेरेंट्स हमें ये भी देते हैं कि
नेक एक्सटेंड करके सोता है। खास करके अगर एडिनॉइड्स है तो ये नेजल पैसेज को ब्लॉक कर देता है। तो पेरेंट्स आपको टिपिकली हिस्ट्री देंगे कि सर ये मुंह खुला करके सोता है। मुंह खुला करके सोता है मतलब उसका नोज में या नेजोफेरिंग्स में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए वो एयरवे ओपन करने के लिए मुंह से सांसें लेता है। क्लिनिकली भी आप देखोगे कि मुंह से सांसें लेते लेते उसके दांत थोड़े से आगे आ जाएंगे, है ना। और ये पैलेट जो है वो हाई आर्च पैलेट हो जाए ताकि ये पैसेज थोड़ा और बड़ा हो जाए और उसको सांस लेने में आसानी हो। जो क्रोनिक एडिनॉइड्स है वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जब ये एपिग्लोटाइटिस में या फिर टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बड़े जब होते हैं तो बच्चे को सॉलोइंग में भी दिक्कत होती है। तो बहुत बार बच्चे के मुंह से सलाइवा ड्रूल होते रहेगा, है ना। तो अगर स्ट्राइडर है और ओपन माउथ रख के सोने की आदत है तो नोज या नेजोफेरिंग्स में प्रॉब्लम है। अगर साथ में ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है तो रेट्रोफेरिंजियल अपसेस या फिर एपिग्लोटाइटिस इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ग्लॉटिक के लेवल पे पैरालिसिस है तो आपको हिस्ट्री देंगे कि खाना खाते वक्त बच्चे को ठसका लगता है, राइट। तो इस तरीके से क्लिनिकल कंडीशन में स्ट्राइडर हमको इंडिकेट करता है कि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। बहुत से बच्चों में बच्चा अदरवाइज प्लेफुल रहता है लेकिन उसको स्ट्राइडर भी रहता है और थोड़े से रिट्रैक्शंस भी रहते हैं, सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शंस भी रहते हैं। वो इंडिकेट करता है कि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो लैरिंगोमलेशिया जो रहता है ना, लैरिंगोमलेशिया जो बोलते हैं हम, उसमें बच्चे को लैरिंजियल टिश्यू सॉफ्ट होते हैं, वो इंस्पिरेशन के साथ में थोड़े से कोलैप्स हो जाते हैं और स्ट्राइडर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बच्चे जनरली धीरे धीरे ओवर पीरियड इंप्रूव कर जाते हैं जैसे जैसे इसका टोन बढ़ता है। अब जैसे हमने बोला कि ये स्ट्राइडर इंस्पिरेटरी साउंड है, अपर एयरवे को इंडिकेट करता है, वैसे ही वीज होते हैं। अब वीज जो है वो मैं इमिटेट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जैसे हम वीज बोलते हैं कि ऑस्कल्टेशन में सुनाई देती है, लेकिन बहुत बार बहुत सीवियर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, वीज है, तो वो क्लिनिकली भी सुनाई देती है विदाउट स्टेथोस्कोप। अगर आपके एग्जामिनेशन रूम अगर शांत है तो कैसे पेशेंट टिपिकली सांस कैसे लेगा, तो इसमें बच्चे को एक्सपिरेशन में दिक्कत होगी। जैसे मैंने समझाया कि इंस्पिरेशन में तो एयर आ जाती है लेकिन एक्सपिरेशन के टाइम पे लंग्स एम्प्टी करने को पेशेंट को डिस्ट्रेस होता है, उसको ताकत लगती है, तो एक्सपिरेशन प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो आपको एक्सपिरेटरी साउंड सुनाई देगा जो एकदम लो पिच है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेशेंट को एक्सपिरेशन में दिक्कत हो रही है। तो बहुत सीवियर अस्थमा में हम देखेंगे कि चेस्ट थोड़ी सी इन्फ्लेट हो जाती है। एक्सरे में भी एयर ट्रैपिंग दिखती है, वीज दिखता है, और बहुत बार ऑस्कल्टेशन में वीज के साथ साथ रोंकाई भी रह सकते क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन के कारण थोड़े से सिक्रीशंस बन सकते हैं एयरवे में। तो वीज इंडिकेट करता है कि इसको स्मॉलर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन है, इधर इन ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियोलाइटिस और अदर डिसीज के कारण। और एक रेस्पिरेटरी साउंड होता है जो बेयर ईयर को सुनाई देता है, विदाउट स्टेथोस्कोप सुनाई देता है, वो है ग्रंट। अब ग्रंट के जब भी लंग पैरेन्काइमा इन्वॉल्व होता है तो बच्चा ग्रंट करता है। अब ग्रंट करने के लिए जैसे अगेन एक्सपिरेटरी साउंड है, इंस्पिरेशन आसान है लेकिन एक्सपिरेशन के टाइम पे बच्चा ग्रंट करता है। अब ग्रंट करता है मतलब वो आवाज कर रहा है, आवाज करते वक्त वो जो ग्लॉटिस है, वोकल कॉर्ड है, उनको पार्शियली क्लोज रखता है ताकि जब वो एक्सपिरेशन कर रहा है तो लंग्स पूरी तरह से कोलैप्स ना हो। लंग पैरेन्काइमल डिसीज का प्रॉब्लम क्या रहता है कि जो छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं और वो फिर रिक्रूट नहीं हो पाते, उसमें ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, एयर उसके अंदर नहीं जा सकती। तो ये पेशेंट क्या करते हैं कि अगेंस्ट क्लोज ग्लॉटिस, मतलब वोकल कॉर्ड को एक्सपिरेशन के टाइम पे पार्शियली क्लोज रखते हैं, पूरी तरह से ओपन न करते हुए थोड़ा सा क्लोज रखते हैं, और अगेंस्ट क्लोज ग्लॉटिस वो एक्सेल करते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, जब आप क्लोज ग्लॉटिस के अगेंस्ट एक्सेल करोगे तो लंग्स के एयरवे में थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन रहेगा, तो पूरी तरह से नॉर्मली जैसा प्रेशर एकदम कम हो जाता है वैसा नहीं होगा, और वो एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर जनरेट कर रहा है, जो हमने पीप का कंसेप्ट समझा था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर जनरेट करके वो स्मॉलर अल्वियोलाई को ओपन रखेगा।
तो नॉर्मली बच्चा खुद से पीडब्ल्यूपी जनरेट कर रहा है, तो ऐसे बच्चे को आप एक्सरे देखोगे तो एक्सरे में वाइट आउट दिखेगा, या फिर आपको पैचेस दिख सकते हैं, या फिर इंक्रीज ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग दिख सकती है, और लंग्स एयर ट्रैपिंग नहीं दिखेगी, है ना। तो ऐसे बच्चे को आप सीपैप लगा सकते हैं या फिर बाईपैप लगा सकते हैं, जो इसको मदद करेगा। जो खुद से वो पीडब्ल्यूपी जनरेट कर रहा है वो आपको देना है। तो इस प्रकार से अगर आप बच्चे को ग्रंट है तो वो इंडिकेट करता है कि बच्चे को पैरेन्काइमल डिसीज़ है, ये बच्चे को एक्सरे करना पड़ेगा, ये बच्चे को सीपैप का ज़रूरत पड़ सकता है, बाईपैप का ज़रूरत पड़ सकता है। अब इसके अलावा रिट्रैक्शंस जो होते हैं वो भी इंडिकेट करते हैं। अगर किसी बच्चे को सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शंस है तो उसको इंडिकेट करता है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी। अगर उसको पैरेन्काइमा में इन्वॉल्वमेंट है तो आपको इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस दिखेंगे, यहाँ पे दिखेंगे इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस आ रहे हैं, सब कोस्टल रिट्रैक्शंस आ रहे हैं। और जो बहुत सीवियर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बहुत सीवियर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन समझिए बहुत बड़ा रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस है, तो जो स्टर्नम है वो भी पूरा अंदर जाता है ना। स्टर्नल रिट्रैक्शंस आ जाते हैं, वो मोर सीवियर केस है। या फिर समझिए बच्चे ने कोई फॉरेन बॉडी फंसा ली यहाँ पे और वो जाके अपर एयरवे को पूरा ब्लॉक कर दिया उसने, तो सीवियर स्टर्नल रिट्रैक्शंस आएंगे और बच्चा हो सकता है जल्दी ही डस्की हो जाए और उसको सीपीआर की ज़रूरत पड़े। तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आपको सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शंस और स्टर्नल रिट्रैक्शंस देते हैं। जो लंग पैरेन्काइमल डिसीज़ है उसमें आपको इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस मिलते हैं। जो बाकी डिसीजेज है, जैसे अगर रेस्पिरेटरी सेंटर का प्रॉब्लम है या फिर मस्कुलर प्रॉब्लम है, डायफ्राम का प्रॉब्लम है, इसमें आपको रिट्रैक्शंस नहीं मिलेंगे, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रेस के लिए इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस होने ही चाहिए। अगर आप देखते हैं कि डायफ्राम पाल्सी हो गया तो डायफ्राम में एक रेस्पिरेशन का अलग पैटर्न मिलता है। नॉर्मली जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो ये डायफ्राम नीचे जाता है और नीचे जाने के कारण एब्डोमेन फूलता है। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे एब्डोमेन फूलता है। अब सपोज आप समझिए कि इसको पाल्सी हो गई है, ये सिर्फ एक पर्दा है, अभी ये रिट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो पेशेंट फिर ऐसे इसमें फिर इंटरकोस्टल मसल्स के सहारे इंस्पिरेशन लेता है। तो जब पेशेंट इंस्पिरेशन लेगा इंटरकोस्टल मसल के साथ, तो ये चेस्ट के अंदर एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और ये डायफ्राम को ऊपर खींच लेगा वो निगेटिव प्रेशर। इसके कारण जब पेशेंट इंस्पिरेशन लेगा तो एब्डोमेन फूलने के बजाय वो अंदर जाता है। इसको हम बोलते हैं पैरोक्सिस्मल रेस्पिरेशन। तो पैरोक्सिस्मल रेस्पिरेशन अगर है तो ये इंडिकेट करता है कि डायफ्रामेटिक पाल्सी हो रही है बच्चे। अब पेशेंट के ब्रीदिंग पैटर्न से भी हमको क्लूज मिल सकते हैं। तो नॉर्मली ब्रीदिंग ऐसा होता है, इंस्पिरेशन, फिर थोड़ा सा पॉज, फिर इंस्पिरेशन, फिर पॉज, इस तरीके से स्लोली रेस्पिरेशन चलता है, राइट। ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न है। अगर समझो आपका लंग पैरेन्काइमा इन्वॉल्व हो गया, तो जब आपका लंग पैरेन्काइमा इन्वॉल्व हो जाता है तो आपका रेस्पिरेशन, बच्चे का रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो फास्ट ब्रीदिंग लेगा और जो सांस जितनी गहरी ले रहा था, जितना एम्पलीट्यूड था, उससे कम हो जाएगा। तो उसका ब्रीदिंग इस तरीके से आएगा, है ना। फास्ट है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड छोटा है, उसकी लंग्स की गहराई कम है। अगर इसको रेस्पिरेशन की तरफ ऐसा अगर नॉर्मली इस तरीके से ब्रीथ कर रहा है तो पैरेन्काइमल डिसीज में वो इस तरीके से ब्रीथ करेगा, राइट। और अगर इसका ब्रीदिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से हो जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई लेकिन इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया, ठीक है। तो ज्यादा गहरी सांसें ले रहा है और ज्यादा फास्ट ले रहा है। नॉर्मली इस तरीके से ले रहा था, पैरेन्काइमल डिसीजेस में वो इस तरीके से ले रहा है।
और अगर इस तरीके से ले रहा है गहरी और फास्ट, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंडिकेट करता है। मतलब पेशेंट के शरीर में एसिड बन रहा है और वो रैपिड ब्रीदिंग करके अपना टाइडल वॉल्यूम बढ़ा के शरीर में जनरेट होने वाला CO2 को बाहर निकाल रहा है। तो ये ब्रीदिंग देख के हम बोल सकते हैं कि पेशेंट का एसिडोटिक ब्रीदिंग है। ये भी आपको डायग्नोसिस क्लू देगा। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे को ब्रीदिंग पैटर्न इरेगुलर होता है, ये CNS के इन्वॉल्वमेंट का साइन है, या फिर बहुत सीवियर डिस्ट्रेस के कारण अगर बच्चा कोमेटोज हो रहा है तो उसके बाद ये ऐसे इस तरीके से आने लगता है। अगर रेज ICD है, ट्रॉमा है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस तरीके का रेस्पिरेशन बच्चे को मिल सकता है इरेगुलर, राइट। या फिर कन्वल्जन जब बच्चे को आने वाले होते हैं, प्री कन्वल्जन स्टेट में बच्चे को ये आ सकता है, या फिर पोस्ट कन्वल्जन स्टेट में रह सकता है। रेज ICD में इस तरीके का पैटर्न रह सकता है। दूसरा आता है काइम स्ट्रोक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट धीरे धीरे पहले अपना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा लेता है, उसके बाद में उसको एपनिया आ जाता है, फिर से थोड़ा रेस्पिरेशन बढ़ा देता है। जब रेस्पिरेशन आता है तो फास्ट आता है, बाद में एपनिया में चला जाता है। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है उसका ब्रीदिंग पैटर्न। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद में एपनिया में चला जाता है। तो ये रेज ICD का साइन है। रेज ICD के साइन में जब वो फास्ट रेस्पिरेशन करता है तो बॉडी में से CO2 वॉश आउट हो जाता है, और जब ये CO2 वॉश आउट हो जाता है तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर का जो स्टिमुलेशन है वो चला जाता है। तो इसके कारण पेशेंट एपनिया में चला जाता है। एपनिया में जाने के कारण फिर से शरीर में CO2 डेवलप होता है, और CO2 डेवलप होने के बाद में फिर धीरे धीरे उसका रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है। तो ये काइम स्ट्रोक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है मेनिंजाइटिस में, खास करके ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, रेज ICD, इंट्राक्रेनियल ब्लीड, इस तरीके से ये आ सकता है। नॉर्मली जो न्यूबॉर्न होते हैं उसमें भी बच्चे थोड़ा बीच में फास्ट ब्रीथ करके अपने में थोड़ी देर के लिए ब्रीथ न करके फिर से रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं न्यूबॉर्न में। तो वो न्यूबॉर्न में हम नॉर्मल पैटर्न कंसिडर करते हैं, लेकिन उस टाइम पे उनका हार्ट रेट भी नॉर्मल रहता है और उनका सैचुरेशन भी नॉर्मल रहता है। अगर सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, अगर उनका कलर चेंज हो रहा है, या फिर उनके हार्ट रेट कम हो रहे हैं, तो हम उसको फिर एपनिया कंसीडर करते हैं। तो इस प्रकार से हम रेस्पिरेशन का पैटर्न देख के भी बच्चे के डिसीज को लोकलाइज कर सकते कि वो लंग पैरेन्काइमल है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या CNS के कारण है, राइट। एक्सपीरेशन, अगर हम ये सब करने के बाद अगर हम ऑस्कल्टेशन की तरफ जाए, तो ऑस्कल्टेशन में हमको कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं रेस्पिरेटरी साउंड के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपको सुनाना मुश्किल है, लेकिन इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे ही हम बहुत से डिसीज को डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि इंस्पिरेशन में ब्रीदिंग यहाँ से आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो हम इसको दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ट्यूबुलर फेज एंड दिस इज पैरेन्काइमल फेज। तो अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो हवा यहाँ से अंदर आ रही है, अब मैं एक्सेल कर रहा हूँ, तो इसमें जो पहला कंपोनेंट है ये यहाँ तक का, ये जो अपर एयरवे से ब्रीदिंग आ रही है उसका है। फिर वो जो लास्ट कंपोनेंट है ये दिखाता है कि ये अल्वियोलाई में जा रहा है, राइट। और फिर ये मेरा एक्सपीरेशन है। तो एक्सपीरेशन में सिर्फ अल्वियोलर फेज जाती है, जो ट्यूबुलर फेज है वो पैसिव प्रोसेस के कारण सुनाई नहीं देती है एक्सपीरेशन के टाइम पे नॉर्मली। तो नॉर्मली ये प्रोसेस में सुनाई नहीं देती है, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा है, और ब्रोंकियल अस्थमा में एक्सपीरेशन में ब्लॉकेज हो रहा है, तो वो कैसे सांस लेगा, तो उसका एक्सपीरेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसको लंग्स एम्प्टी करने में ज़्यादा समय लग रहा है। और अगर समझो अभी लंग पैरेन्काइमल डिसीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा हो गया है या फिर कंसोलिडेशन है, तो उसके ऊपर जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो इंस्पिरेशन कैसा रहेगा। अब इसमें जो अल्वियोलर फेज है, ये वाली फेज, जब एयर इसमें एंट्री करेगी तो वो सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो
पल्मोनरी इडिमा के कारण फ्लडेड है, तो वहाँ का साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। तो आपको कैसे सुनाई देगा? इंस्पिरेशन, पॉज, एक्सपिरेशन। ये अल्वियोलर फेज यहाँ पे एब्सेंट है, इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर ब्रीदिंग। इंस्पिरेशन, पॉज, एक्सपिरेशन। तो जब भी आपको ट्यूबुलर ब्रीदिंग मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे कंसोलिडेशन। तो इस प्रकार से आप जस्ट ऑस्कल्टेट करके ब्रीदिंग साउंड के ऊपर से आइडिया आ सकता है कि किस प्रकार का डिसीज है।